हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फटीग करोजन और स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। ये दोनों ही बॉयलर ट्यूब फेलियर के मेन रीजंस हैं। जैसे कि हमारा पहले अभी जो टॉपिक चल रहा है बॉयलर ट्यूब फेलियर के ऊपर, तो ये दोनों भी रीजन है और इनके बीच में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्या है कि फटीग करोजन को स्ट्रेस इनहेंस करोजन बोलते हैं। तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेस इनहेंस करोजन और स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग, दोनों में स्ट्रेस कॉमन रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मतलब बात करते हैं कि हाँ टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से ज्यादातर होता है रीजन। तो फटीग करोजन को पहले देखते हैं। फटीग करोजन क्या होता है कि जब भी किसी मटेरियल के ऊपर हम साइक्लिक या रिपीटेटिंग लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की जो डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे करके ब्रिटलनेस में चेंज हो जाती है और एक टाइम बाद नो डाउट ब्रिटल मटेरियल ज्यादा स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाता है और तुरंत फेलियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फटीग करोजन यानी फटीग के कारण और करोजन के कारण जो मटेरियल फेलियर होता है, बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है, उसको हम फटीग करोजन बोलते हैं। तो अभी इसमें जो फटीग डेवलप हुआ वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होता है और वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो होता है दो रीजंस की वजह से। पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर इंड्यूस्ड। ठीक है, टेम्परेचर इंड्यूस्ड और प्रेशर इंड्यूस्ड। टेम्परेचर इंड्यूस्ड यानी कि हम जब लोड को बहुत ज्यादा अप डाउन करते हैं, फ्रिक्वेंटली अप डाउन करना हुआ, या फिर हमारा क्या होता है कि जब लाइट अप करते हैं या फिर हमारा लोड कम किया बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ जब भी हम लोड कम या ज्यादा करते हैं या फिर हमारा कोल्ड स्टार्टअप करते हैं या वार्म स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉयलर ट्यूब का मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके चेंज होती रहती है और उसकी वजह से, और दूसरा जो उसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर जो होता है उसकी वजह से भी जो है स्ट्रेस डेवलप होता है। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों की वजह से हमारा उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है वो, और दूसरा है हमारा करोसिव इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें, ये पहला था, दूसरा करोसिव ठीक है, दूसरा है करोसिव इन्वायरमेंट। करोसिव इन्वायरमेंट से मतलब है कि अगर किसी भी रीजन से वहां पर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कॉस्टिक जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एसिड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये सभी रीजन हमारे हैं, यानी क्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसी भी रीजन से, तो वहां पर जब करोसिव इन्वायरमेंट डेवलप होता है तो उसका प्रेजेंस और हमारा टेंसाइल स्ट्रेस क्या करता है धीरे धीरे मटेरियल्स के अंदर, अगर हम बात करें बॉयलर ट्यूब है, ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे मटेरियल के अंदर हेयर क्रैक्स डेवलप करता है, ठीक है। और उन हेयर क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि पहले तो जो करोजन है वो बॉयलर ट्यूब का जो मेन सरफेस यानी कि जो इनर सरफेस है उसको करोड करेगा। उसके बाद जब ये क्रैक्स डेवलप होंगे तो नो डाउट फ्रेश मेटल एक्सपोज होगा और फिर उनमें भी करोजन होगा और धीरे धीरे करके ये फिर पूरे मटेरियल को करोड करते जाता है और ट्यूब फेलियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ अंदर प्रेशर यूनिफॉर्म है तो उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पाता है और ट्यूब फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इस फटीग करोजन का। अगर हम बात करें इनके लोकेशंस की, इनका जो लोकेशन होता है ज्यादातर बेंड्स में होता है, जो बेंड होते हैं, ये बेंड ज्यादातर बकस्टे एरिया जो है, बकस्टे एरिया में ज्यादा बेंड्स होते हैं वहां पर, यानी कि जो ज्यादातर जहां भी बेंड है या फिर बकस्टे एरिया, वो एरिया में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और तो फटीग करोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उनकी एक खासियत और होती है कि ये जो क्रैक्स होते हैं काफी यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब उसमें ज्यादा मतलब आप ब्रांच नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हाँ अगर क्रैक्स, मैं और भी फोटो आपको अटैच करूंगा, ठीक है, तो उन फोटोज में क्या आपको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ मतलब ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग के। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं यूनिफॉर्मली पैरेलल रहते हैं नॉर्मली, उसमें बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, मतलब अगर क्रैक हुआ है तो उसके ब्रांचेस बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें उनके ग्रेन स्ट्रक्चर की, अगर ये उनके ग्रेन स्ट्रक्चर्स हैं तो दो तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं, होता है इंटरक्रिस्टलाइन और ट्रांस ग्रेनुलर, ठीक है।
तो इंटरक्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम मानते हैं ऐसा है, तो इंटरक्रिस्टलाइन में ये क्रैक्स जो है इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्रैक्स डेवलप होंगे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो जैसा स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरक्रिस्टलाइन। ठीक है। ट्रांसग्रेनुलर क्या होता है कि ट्रांसग्रेनुलर का कोई भी शेप नहीं होता है, वो किसी भी शेप को फॉलो नहीं करता है, वो कैसे भी क्रैक्स डेवलप कर सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जो हमारा फटीग करोजन होता है उसमें ट्रांसग्रेनुलर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरक्रिस्टलाइन। इंटरक्रिस्टलाइन नहीं होता है, ट्रांसग्रेनुलर जो क्रैक्स डेवलप होते हैं इसमें ज्यादातर। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग में, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस, करोजिव इन्वायरमेंट और एक तीसरा चीज है वो सस्पेक्ट मटेरियल है, वो ऐड हो जाता है। तो दो चीजें तो इसमें कॉमन है, टेंसाइल स्ट्रेस और करोजिव इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आपको याद रहेगा ये चीज की टेंसाइल स्ट्रेस और करोजिव इन्वायरमेंट, और तीसरा जो है एक्स्ट्रा होता है सस्पेक्ट मटेरियल। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि सस्पेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो लेकिन जो इसमें एक चीज है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है वो मैकेनिकली जो डेवलप होता है ना, हम बात करें से हमने कोई भी क्लैंप को बहुत टाइट कर दिया है किसी भी जगह पर, जैसे आप अगर देखे होंगे अपने यू बोल्ट होंगे, या फिर दूसरा होता है कि हम बात करते हैं अगर यू बोल्ट एरिया, जहां पे हम मैकेनिकली टाइट करके रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें क्या वेल्डिंग जोन, वेल्डिंग एरिया, यहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद क्या आता है कि कुछ हद तक रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाता है, तो वो एरिया, तो ये मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ थर्मल वाला ज्यादा नहीं रहता है, यहाँ पर मैकेनिकली स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा करोजिव इन्वायरमेंट सेम है, किसी भी वजह से कोई दो कॉम्बिनेशन से एसिड बेस या फिर हमारा क्लोराइड या फिर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ता है, तो वो भाई करोजिव इन्वायरमेंट डेवलप हुआ तो ही करोजन होगा, सीधा बात है। अगर करोजिव इन्वायरमेंट ही डेवलप नहीं होगा तो करोजन कैसे होगा? तो करोजिव इन्वायरमेंट का होना तो बहुत जरूरी है। किसी भी करोजन, अगर हम बोलते हैं कि हाँ कोई भी टाइप का करोजन होता है तो करोजिव इन्वायरमेंट डेवलप होता है, उसके बाद ही करोजन होता है। बस उसमें स्ट्रेस, करोजिव इन्वायरमेंट कॉमन रहा और सस्पेक्ट मटेरियल तीसरा हो जाता है। कि सस्पेक्ट मटेरियल कौन कौन सा है? तो सस्पेक्ट मटेरियल मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल होते हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं तो वहां पर क्या होता है कि उस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल में उस टाइप का करोजन ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें पहले कॉम्बिनेशन का, कि अगर हम बात करें कि कॉपर एलॉय में अगर अमोनिया मिल जाता है, कॉपर एलॉय में अमोनिया मिक्स हो जाता है एक लिमिट कंसंट्रेशन पे, मिक्स हो जाता है। दूसरा हम बात करें अगर ऑस्टेनिटिक स्टील या फिर एल्यूमिनियम, वैसे ये हमारे स्कोप में निकलता है, हमारे ज्यादातर बॉयलर में कहीं भी एल्यूमिनियम नहीं होता है, लेकिन हम बात एल्यूमिनियम के साथ अगर क्लोराइड या ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड होता है तो भी हमारा क्या होता है कि एक सस्पेक्ट मटेरियल डेवलप हो जाता है कि ये दोनों जहां भी रहेंगे, लेकिन इनकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन कंसंट्रेशन है कि इनके साथ एक कंसंट्रेशन होता है, इतने टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का फंडा होता है कि हाँ इतने टेम्परेचर से ज्यादा या फिर इनका जो कंसंट्रेशन होता है, हमें बस इससे मतलब है कि हाँ ये जो कॉम्बिनेशन होता है अगर प्रेजेंट है तो इसको सस्पेक्ट मटेरियल बोलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें जो हमारा जो सबसे ज्यादा कॉमन है कार्बन स्टील, कार्बन स्टील के साथ अगर हमारा हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक या फिर नाइट्रेट, ये दोनों भी हमारा है, यानी कि हमारा नहीं पता है, यानी कि हमारे कॉस्टिक वाला केस में क्या होता है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस नहीं किया उस चीज को, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का केस है वो भी क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग है। तो सस्पेक्ट मटेरियल्स आप देख पा रहे हैं कि सस्पेक्ट मटेरियल ये जो कॉम्बिनेशन है एक फिक्स कंसंट्रेशन के साथ अगर प्रेजेंट है
करोजिव इन्वायरमेंट है और हमारा स्ट्रेस जो है मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो हमारा वहां पर क्या होता है, स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग डेवलप होता है। ठीक है, तो हमारा ज्यादातर जो वेल्डिंग एरिया होता है वहां पर, या फिर जो हमने मैकेनिकली क्लैंप्स और टाइट करके रखे हैं, या फिर कोई भी चीज हम और भी आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 चीजें है, इन तीनों में कोई भी अगर एक चीज स्किप हो गया तो स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग डेवलप नहीं होगा। तो स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग के लिए ये डायग्राम बहुत जरूरी है और आपको अगर पूछा जाता है तो बनाना है। और दूसरी बात कि ये जो आप देख पा रहे हैं, इनके जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा होते हैं, इनमें जो है ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, तो एग्रेसिव होने की वजह से ये आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू फटीग करोजन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज्यादा क्रैक्स नहीं होते, ब्रांचेस कम होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है ब्रांचेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात हम बात करें, जब हमने पहले ही बताया था कि हाँ 2 तरह के क्रिस्टलाइन फेलियर होते हैं, एक होता है इंटरक्रिस्टलाइन और ट्रांसग्रैनुलर। इसमें दोनों तरह के इंटरक्रिस्टलाइन और ट्रांसग्रैनुलर दोनों तरह के फेलियर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग ज्यादा एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू हमारा फटीग करोजन के, और वहां पर जो स्ट्रेस है यानी टेंसाइल स्ट्रेस है, इसमें थर्मली जो होता है डेवलप होता है, और इसमें हम बात करते हैं कि मैकेनिकल के द्वारा या फिर फ्यूजन के द्वारा हम बात करते हैं वेल्डिंग के द्वारा जो डेवलप हुआ, उसके कारण हमारा डेवलप स्ट्रेस के कारण जो हमारा करोजन होता है। तो ये दोनों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं और भी आपके साथ फोटो अटैच करूंगा, इसके साथ इमेज अटैच करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।